हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वोकेबलरी। और वोकेबलरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेरोनोम्स, है ना। पेरोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि जनरेट तो किसी एक वर्ड से ही हुए हैं, पर लेकिन लास्ट में थोड़े से चेंजेस होने की वजह से उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से हम पहला वर्ड देखते हैं। इनमें से पहला वर्ड हम देखते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है थॉटफुल। कंसीडरेट का मतलब क्या होता है? थॉटफुल। थॉटफुल मतलब विचारवान। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही विचारवान होते हैं, ज़्यादा सोचते विचारते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कंसीडरेट पर्सन। ओके, ये रहा। और एक दूसरा वर्ड होता है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब होता है मच। मच मतलब एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ होना, बहुत ज़्यादा होना, है ना। इतनी ज़्यादा होना कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जा सके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसीडरेबल। ओके, तो कंसीडरेट की स्पेलिंग और कंसीडरेबल की स्पेलिंग आप लिख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जितनी भी स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी आप लिख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक। अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, या फिर विकल्प, है ना। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके बारे में हमारे पास चॉइस है, दो में से कोई एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें फॉर्म भरने के लिए चॉइस मिलती है कि आप या तो ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरें। ठीक है। तो जो हमें जो चॉइस मिलती है ऑनलाइन या ऑफलाइन वाली, तो उसकी स्पेलिंग होती है अल्टरनेटिव। ठीक है। और दूसरा होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है वन बाय वन, या फिर वन आफ्टर अदर। मतलब एक के अंतर के बाद में कोई भी काम होना। जैसे कि अब मैं आपको कोई ड्राइंग बनानी है, फिर कुछ, हाँ, कोई ड्राइंग बनानी है तो दो कलर यूज़ करने हैं। पहले रेड कलर यूज़ करना है, फिर ग्रीन कलर यूज़ करना है, फिर रेड कलर यूज़ करना है, फिर ग्रीन कलर यूज़ करना है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ कर पाना। और अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक काम को करना। ठीक है, पहले एक फिर दूसरा, फिर एक फिर दूसरा, है ना। या फिर इस तरह से पहले रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन। इस तरह से जब हम काम को करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट। तो यहाँ पर देखिए इसके एक एग्जाम्पल है, इज देयर नो अल्टरनेटिव। क्या यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है? टू वॉट यू पर्पज, जो तुम कहना चाहते हो या फिर जो तुम करना चाहते हो। और देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है? वेट डेज अल्टरनेटेड विथ फाइन डेज। जो वेट डेज हैं, वेट डेज का मतलब होता है बारिश वाले दिन, वो अल्टरनेटेड हैं किसके साथ? फाइन डेज के साथ। मतलब पहले एक बारिश वाला दिन आता है, फिर एक धूप वाला दिन आ जाता है, फिर एक बारिश का दिन आता है, फिर एक धूप का दिन आ जाता है, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट। ओके। अब आता है एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है, एडमिशन का मतलब होता है दाखिला लेना। जैसे आप कॉलेज में दाखिला लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो इसे तो बोलते हैं एडमिशन, जिसको आप हमेशा यूज़ करते रहते हो। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब होता है बीइंग एडमिटेड टू अ प्लेस, किसी जगह पर जाना, दैट इज़ नॉट पब्लिक। ऐसी जगह पर जाना जो कि पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। जैसे कि किसी ऑफिस मिलिट्री एरिया में जाने के लिए हर कोई नहीं जा सकता। मिलिट्री एरिया में मिलिट्री से रिलेटेड मैन ही जाते हैं, है ना। या फिर कुछ स्पेशल टाइप के ऑफिस होते हैं जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के लिए अलाउ नहीं होता, सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल की क्लास चल रही है, तो स्कूल के उस क्लास के स्टूडेंट ही आपकी क्लास में एंटर हो सकते हैं। कोई दूसरी क्लास के स्टूडेंट उस समय एंटर नहीं हो सकते, तो उसको बोलते हैं एडमिटेंस। ओके। तो वहाँ पर एडमिशन यूज़ नहीं करते, वहाँ पर एडमिटेंस यूज़ करते हैं। बीइंग एडमिटेड टू अ प्लेस दैट इज़ नॉट पब्लिक, ऐसी जगह पर जाना जो कि पब्लिक नहीं है, या फिर प्रवेश करना। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नो, इसका एक एग्जाम्पल है नो एडमिटेंस एक्सेप्ट ऑन बिजनेसेस, है ना। बिजनेस मैन के अलावा या फिर जो बिजनेस के लिए है उसके अलावा किसी और का अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश करना, और नो एडमिटेंस प्रवेश नहीं कर पाना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल।
ठीक है। उपयोगी कोई भी सामान हो सकता है जो कि बेनिफिशियल हो, कोई भी इंसान हो सकता है बेनिफिशियल, कोई पॉलिसी बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। बेनिफिशियल का मतलब होता है उपयोगी या हेल्पफुल। तो आप इनकी स्पेलिंग लिखते चले साथ ही साथ। बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल, जैसे कि फ्रेश एयर एंड गुड फूड आर बेनिफिशियल। जो फ्रेश एयर है और गुड फूड है वो बेनिफिशियल है टू द हेल्थ ना। ताजी ताजी हवा और ताजी हवा और अच्छा खाना अच्छी सेहत के लिए हेल्पफुल होता है। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हेल्पफुल वर्ड की जगह बेनिफिशियल होता है। तो आप इन लाइंस को याद कर लीजिए, इंग्लिश बोलना भी सीख जाओ। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट का मतलब होता है काइंड या दयालु। तो बेनिफिसेंट का यूज हमेशा इंसानों के लिए किया जाता है या लिविंग थिंग्स के लिए किया सकता है ना। तो वैसे तो इंसान ही हो सकते हैं दयालु, है ना। जैसे कभी कभी हम डॉग्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, बहुत ही काइंड काइंड डॉगी है, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं, पर लेकिन इंसानों के लिए ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिसेंट का मतलब होता है दयालु। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, दे आर वेरी चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब पता है आपको? चैरिटेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि चैरिटी करता है, मतलब दान दान करता है। ठीक है। और बेनिफिसेंट का मतलब दयालु। दे आर वे लोग, है ना, दे आर, दे तो आर आ रहा है, आर मतलब प्लूरल चीज है ना। दे आर चैरिटेबल एंड बेनिफिसेंट टू द पुअर। बे बे जो बे पुअर लोगों के लिए बेनिफिसेंट हैं और चैरिटेबल हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है सर्टेन। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग ये वाली देख लीजिए, CONFIDENT। तो ENT पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें आ रहा है ENT। ठीक है। तो जब ENT होता है तो होता है सर्टेन। तो उस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब निश्चित, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स है ना। सर्टेन या फिक्स्ड, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, हम सक्सेस के लिए निश्चित है कि हम ही जीतेंगे, है ना। तो वहां पर कॉन्फिडेंट कौन सा वाला यूज होता है? CONFIDENT, है ना। तो DENT होता है वहां पर, तो कॉन्फिडेंट मतलब निश्चित वाला यूज होता है। और एक होता है कॉन्फिडेंट, DANT। तो इसका मतलब होता है पर्सन ट्रस्टेड, ट्रस्टेड विथ सीक्रेट। ओके, पर्सन ट्रस्टेड विथ सीक्रेट्स, है ना। ऐसा इंसान जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जैसे कोई भी सीक्रेट बात बताई जा सकती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। ओके। और कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी को बताई नहीं जाएगी, छुपा के रखी जाएगी, है ना। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ही इज माई कॉन्फिडेंट, वह मेरा कॉन्फिडेंट है। वह मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। ही इज माई कॉन्फिडेंट, वह मेरा कॉन्फिडेंट है। आई कैन डिपेंड ऑन हिम, मैं उस पर डिपेंड हो सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब हो गया कॉन्फिडेंट। तो दोनों कॉन्फिडेंट में अंतर याद रखना। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है लार्ज या बड़ा। तो कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया, ठीक है। कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया, कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया, तो मतलब बड़ा आइडिया, ठीक है। या फिर कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज, बड़ा सा पैसेज होता है। और इसके अलावा क्या क्या चीज होती है, कोई भी चीज बड़ी हो, ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है। तो लार्ज या बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ योर बुक। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मतलब आप फीडबैक, है ना, किसी राइटर ने एक बुक लिखी, उसको एक फीडबैक मिला, मतलब अच्छा फीडबैक मिला, ज़्यादा सा फीडबैक मिला। एपियर्ड इन द मैगजीन, मैगजीन में उसे बताया गया। मैगजीन का मतलब होता है कोई भी समाचार पत्र या छोटी मैगजीन भी हो सकती है ना। जो हम न्यूज़पेपर लेते हैं उन्हें भी मैगजीन ही बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिबल, ओके। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है लार्ज। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टेबल। ओके। कोई भी चीज अंडरस्टेबल है, मतलब समझने योग्य है, उसको समझा जा सकता है ना। तो यहाँ पर देखो, योर बुक, एक एग्जांपल देख लीजिए, योर बुक इज कॉम्प्रिहेंसिबल, तुम्हारी बुक कॉम्प्रिहेंसिबल है टू द स्कॉलर्स ओनली, सिर्फ विद्वानों के लिए। आपने जो बुक लिखी है वो सिर्फ वो कॉम्प्रिहेंसिबल है विद्वानों के लिए, मतलब जिन्हें अच्छी नॉलेज है उन्हें ही वो आपकी बुक समझ में आएगी, उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे गए हैं, ऐसा इसमें कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे एक राइटर है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सांसद भी हैं तिरुवनंतपुरम से, केरल से, ठीक है।
वो भी बुक लिखते हैं, और उनकी बुक्स में काफ़ी अच्छी बुकेबलरी यूज़ करी जाती है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो उनकी बुक्स को पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश अच्छी करने के लिए सबसे अच्छी बुक्स होती हैं उनकी, तो आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, शशि थरूर की, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक्स लिखते हैं वो। कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य, जो बात समझ में आ सके। तो उसमें लिखा दिया है, एक एग्जांपल दिया, योर बुक इज कॉम्प्रिहेंसिबल, तुम्हारी बुक कॉम्प्रिहेंसिबल है टू द स्कॉलर्स ओनली, है ना। तुम्हारी बुक को सिर्फ स्कॉलर्स ही समझ सकते हैं, मतलब विद्वान लोग ही समझ सकते हैं। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। कॉम्प्लेसेंट, अब देखिए एक वर्ड आया कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। इसका मतलब देखो, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, COMPLACENT, तो CENT देखो ध्यान से ना, CENT। और दूसरा वाला है COMPLAISANT, यहाँ पर SANT, है ना, ISANT। तो दोनों कॉम्प्लीसेंट, कॉम्प्लीसेंट की स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, बोलने में दोनों एक ही हैं, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉम्प्लीसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके। सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब आत्मसंतुष्ट। तुमने कोई काम किया और तुम्हें उसकी खुशी हो रही है तो उसे बोलते हैं आत्मसंतुष्ट, है ना। या तुमने मेहनत की और तुम्हें लग रहा है मैंने जो मेहनत की उसके लिए मेरे को अच्छा फल मिल गया, जितना मैंने मेहनत की उसके हिसाब से ठीक ठाक मेरे को मिल गया, तो आप संतुष्ट हो, तो उसे बोलते हैं आत्मसंतुष्ट या सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, कॉम्प्लिसेंट, CENT वाली ये है ना। सी वॉर अ कॉम्प्लिसेंट स्माइल इन द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड, है ना। तो उस वो क्या करती है, उसके पास एक अच्छी अच्छी स्माइल होती है, कब, उसके पास एक अच्छी स्माइल होती है जब वो अपने हस्बैंड के साथ होती है, ठीक है। कंपनी का मतलब, यहाँ पर कंपनी का मतलब होता है किसी के साथ होने से। फ्रेंड्स की कंपनी होती है ना, बोलते हैं जैसे कि मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। कंपनी का मतलब होता है साथ रहना। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ओब्लाइजिंग। ओब्लाइजिंग का मतलब होता है कुशल व्यवहार, कुशल व्यवहार का मतलब अच्छा व्यवहार, ठीक है। ओब्लाइजिंग। कॉम्प्लिसेंट, ये जो कॉम्प्लिसेंट था, COMPLAISANT, कॉम्प्लिसेंट, इसका मीनिंग होता है कुशल व्यवहार ना। तो इसमें देखिए, मिसेज चोपड़ा इज अ काइंड एंड कॉम्प्लिसेंट लेडी। जो मिसेज चोपड़ा हैं वो एक बहुत ही अच्छी और कॉम्प्लिसेंट लेडी हैं, ठीक है। कॉम्प्लिसेंट का मतलब भी क्या होता है, कुशल व्यवहार, काइंड, है ना। और मैंने आपको एक और बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। देखो, कुशल व्यवहार का मतलब है ना, ये काइंड पर्सन का मतलब एक और होता है बेनिफिसेंट। तो बेनिफिसेंट का मतलब भी वही है ना। तो आप सिनोनियम भी बना सकते हो, कॉम्प्लिसेंट का मतलब बेनिफिसेंट भी हो सकता है, ठीक है। बेनिफिसेंट अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये कहाँ गया, ये रहा बेनिफिसेंट, ओके। ये रहा बेनिफिसेंट, है ना। बेनिफिसेंट का मतलब भी काइंड होता है, और कॉम्प्लिसेंट का मतलब भी काइंड होता है, ठीक है। अब एक और देखिए, डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है स्कीम या तरीका। किसी काम को करने का तरीका हो सकता है, मशीन हो सकती है, मशीन को भी डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। द थीव्स, है ना, चोरों ने, है ना, द थीव्स अडॉप्टेड, चोरों ने अपनाया, डिवाइस, एक तरीका अपनाया, चोरों ने एक तरीका अपनाया, टू पुट द पुलिस ऑफ द सीन, पुलिस को इस सीन से दूर रखने के लिए चोरों ने कोई तरीका अपनाया, पुलिस को दूर रखने के लिए। तो उसके लिए जो तरीका आया, उस, है ना, जो स्कीम आई, जो तरीका उन्होंने अपनाया, उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिवाइस, है ना। तरीका चोरी नहीं अपनाया, कोई भी अपना सकता है, किसी भी तरह का तरीका, है ना, तो उसको बोलते हैं डिवाइस, ठीक है। और देखिए एक और दूसरा भी, ये भी डिवाइस है ना। इस डिवाइस का मतलब क्या होता है, थिंकिंग आउट। थिंकिंग आउट का मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना या कोई नई चीज खोज लेना, तो उसे बोलते हैं डिवाइस। डिवाइस की स्पेलिंग ये होती है DEVICE, है ना। जो थिंकिंग आउट वाला डिवाइस है उसका मतलब होता है DEVICE, थिंकिंग आउट, है ना, या इजाद करना या सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। वी हैव डिवाइज्ड, वी हैव डिवाइज्ड अ स्कीम, हमने एक स्कीम निकाली, फॉर मेकिंग मनी, में पैसा बनाने के लिए, ठीक है। पैसा बनाने के लिए स्कीम क्या क्या होती है, जैसे कि कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के टाइम पर लोगों ने मास्क बनाना और सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया, तो ये पैसा बनाने की स्कीम निकाल ली, ठीक है। तो ये डिवाइस होता है ना, दोनों का मतलब ही तरीका तो एक ही है लगभग, ठीक है। तो आप देख लीजिए डिवाइस का मतलब और इस डिवाइस का मतलब। डिपोजिटरी, डिपोजिटरी का मतलब होता है अमानती या ट्रस्टी।
डिपॉजिटरी है ना, जैसे कि किसी कॉलेज में या किसी एनजीओ में कुछ लोग डिपॉजिटरी होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, मतलब जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ अपना इन्वेस्ट नहीं करते, सॉरी, वो अपना पैसा लगाते हैं। कॉलेज में अगर कोई डिपॉजिटरी है तो ट्रस्टी बोलते हैं हम उसे, है ना, ट्रस्टी। बट मोस्ट कॉमन है जो कि जनरली लोग बोलते हैं कि उसके अंकल उस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इस या फिर उस स्कूल के ट्रस्टी हैं, या फिर वो वाले अंकल या वो वाले किसी के मम्मी पापा या कोई भी किसी मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं, मतलब जो कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारा नहीं मतलब पैसा देते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का मतलब होता है ट्रस्टी। ठीक है, तो हिज अंकल इज ट्रस्टेड डिपॉजिटरी ऑफ हिज रिचेस, है ना, उसके अंकल उसके अंकल बहुत ही ट्रस्टेड, ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय डिपॉजिटरी हैं, ठीक है, उसकी धन के। तो किसी के पास जो धन है, मतलब एक लड़का है उसके पास धन है, तो उसके अंकल उसके डिपॉजिटरी हैं, उसके अंकल की वजह से उसके पास धन है। ठीक है, रिचेस का मतलब होता है धन, वेल्थ। ओके, रिचेस का मतलब अमीर आदमी से नहीं है, यहाँ पर रिचेस का मतलब है वेल्थ से। ठीक है, ओके। और देखो एक और है डिपॉजिटरी, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है लास्ट में, यहाँ पर TARY है और यहाँ पर TORY है। ठीक है, डिपॉजिट से ही दोनों बने हैं, डिपॉजिटरी, है ना, बोलने में दोनों सेम है, डिपॉजिटरी ना, DPOSITORY, डिपॉजिटरी। इसका मतलब होता है स्टोर हाउस, मतलब खजाना, स्टोर हाउस या खजाना, मतलब जहाँ पर सामान रखा जाता है, गोदाम भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। द शॉपकीपर प्रोमिस टू कीप गुड्स इन द डिपॉजिटरी, शॉपकीपर ने वादा किया कि वो सामान को गोदाम में रख देगा या खजाने में रख देगा। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है हैविंग एन आइडिया, हैविंग एन इफेक्ट। ओके, हैविंग एन इफेक्ट मतलब प्रभावकारी, कोई भी चीज प्रभावकारी होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड, गवर्नमेंट क्या है, डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड का मतलब होता है वचनबद्ध होना, मतलब उसने खुद मतलब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मैं ये काम करके रहूंगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिटरमाइंड। या आप भी कह सकते हो कि मैं ये पेपर पास करके रहूंगा, तो इसे बोलते हैं डिटरमाइंड, आई एम डिटरमाइंड टू पास माई पेपर। ओके, इस तरह से बोल सकते हो आप, आई एम डिटरमाइंड टू पास माई पेपर। ओके, तो यहाँ पर देखिए द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, डिटरमाइंड, गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड, गवर्नमेंट डिटरमाइंड है टू टेक इफेक्टिव मेजर, है ना, इफेक्टिव मेजर्स के लिए, मतलब इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, प्रभावकारी डिसीजन लेने के लिए, टू कर्ब द अनएम्प्लॉयमेंट, कर्ब का मतलब होता है रोकथाम करना, है ना, या रोकना। क्या रोकने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को रोकने के लिए या फिर खत्म करने के लिए गवर्नमेंट वचनबद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और आता है इफेक्चुअल, ये तो इफेक्टिव हो गया, अब आता है इफेक्चुअल। इफेक्चुअल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग डिजायर इफेक्ट, है ना, एस जैसा इफेक्ट हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, ऐसा इफेक्ट बनाना, तो यहाँ पर बनाने से होता है, मतलब, है ना, इफेक्ट बनाना जो हम चाहते हैं। तो द गवर्नमेंट विल टेक इफेक्चुअल स्टेप टू कर सोरिंग प्राइस, है ना, गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेगी जो कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकेगा। ठीक है, तो कर्व का मतलब रोकना होता है, और सोरिंग प्राइस का मतलब होता है बढ़ती हुई महंगाई, है ना, बढ़ते हुए प्राइस को। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इफेक्चुअल हो गया। ठीक है, अब देखिए एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है रेपर, एनवेलप का मतलब देखो ENVELOPE, जब लास्ट में PE होता है तो इस एनवेलप का मतलब होता है रेपर या लिफाफा। लिफाफे को हम एनवेलप बोलते हैं, याद कर लीजिए, है ना, जिसमें हम पैसे रख कर देते हैं या कुछ चिट्ठी रख कर देते हैं तो उसे एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, ही ब्रॉट एनवेलप, ही ब्रॉट एनवेलप्स, वह एनवेलप्स लेकर आया, ही ब्रॉट एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस से एनवलप लेकर आया, है ना, जैसे कि आपको भी कोई बोल सकता है जाओ पोस्ट ऑफिस जाओ वहां से एनवलप लेकर आओ, इस तरह से। और दूसरा है एनवलप, ये क्या, ENVELOP, इसमें ई नहीं आया। ठीक है, तो इस एनवलप का मतलब होता है कवर करना या ढकना। हिल्स पर एनवलप्ड इन मिस्ट, है ना, जो हिल्स हैं, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, है ना, पहाड़ियाँ एनवलप्ड थी, एनवलप्ड थी मतलब ढकी हुई थी, किससे ढकी हुई थी, मिस्ट से,
तो मिस्ट का मतलब क्या होता है? मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, है ना, कोहरा, फॉग, धुआं, इस तरह की चीजें। तो मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, फॉग या धुआं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंटल। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एलिमेंटल और एलिमेंट्री। तो एलिमेंटल का मतलब होता है, एलिमेंटल का मतलब होता है ऑफ द एलिमेंट्स, तत्व से बना हुआ, तत्व से बना हुआ।